ये अद्भुत प्रेम कहानी सिक्किम के चुंगथांग शहर की है, जो वहाँ पे कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर और एक लेडी लेबर के बीच हुई। आत्मा प्रेम का माँ, सिक्किम की प्रेम कहानी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की हसीन वादियों में मई के महीने में भी काफी सर्दी चल रही थी। मैं वहां घूमने के लिए गया था और गैंगटॉक के एक होटल में रुका था। और जिस होटल में मैं रुका था वो 3 मंजिला था और मैं दूसरी मंजिल में। ये होटल थोड़ी ऊंचाई पर था और बिल्कुल बाजार के बीचों बीच। अगर आप ऊपर खिड़की से झांकेंगे तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 2 रास्ते नजर आ रहे थे, जहाँ कोई बाइक से आ जा रहा था तो कोई पैदल। लड़के लड़कियां शॉपिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते के किनारे बाइक को साइड स्टैंड करके ऐसे बातें कर रहे थे मानो जैसे डेटिंग कर रहे हो। एक चीज और, वहाँ की लड़कियां देखने में बहुत सुंदर है। चारों तरफ हरियाली, वहाँ का वातावरण और ख़ास बात एक, वहाँ का फैशन तो सबसे अलग है। लोगों का पहनावा, स्टाइल, खान पान बिल्कुल फॉरेन की तरह है। मैं पहली बार वहाँ गया था, पर उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने सोचा शादी के बाद हनीमून के लिए गैंगटॉक ही आऊँगा। मुझे कहानियाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर शाम को हल्के बारिश होने की वजह से मैं घर पर ही रुक गया, कहीं नहीं निकला। शाम के करीब 7 बज रहे थे और मैं होटल के अपने कमरे की कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि तभी होटल की लेडी वेटर ने बेल बजाई। फिर मैंने उठकर दरवाजा खोला। लेडी वेटर अपने हाथों में एक शराब की आकर्षक बोतल लेकर खड़ी थी। मैंने कहा पहले आप अंदर तो आइए, और फिर वो अंदर आई। गुड इवनिंग सर, ये लीजिए सिक्किम के स्पेशल वाइन। आप पीते तो है ना? वाह, बड़ी अच्छी बोतल है। इस बोतल में वाइन है? ऐसी बोतल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बोतल ऐसी थी मानो कोई लड़की डांस के पोज में खड़ी है। फिर मैंने कहा माफ कीजिएगा, मैं शराब नहीं पीता, पर अगर हो सके तो वापस जाते वक्त क्या आप मुझे ऐसी कोई खाली बोतल दे सकते हैं? कोई बात नहीं सर, आप एक क्या 2 बॉटल्स ले लीजिएगा। वैसे सिक्किम में ऐसे डिज़ाइंस की बहुत सारी बॉटल्स मिलती है सर, पर आज मौसम बहुत ठंडा है। आप कुछ नहीं लेंगे क्या सर? मैंने कहा चाय या कॉफ़ी मिलेगा क्या? अगर है तो 1 कप चाय ले आना। और हाँ, आते वक्त कोई किताब यानी कोई नोवेल हो तो ज़रूर लेते आइएगा। तो सर आप बियर भी नहीं पीते हैं क्या? मैंने हंसते हुए बोला नहीं, मैं बियर भी नहीं पीता। क्यों? नहीं सर, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। आपको सिर्फ चाय चाहिए ना? मैंने कहा सिर्फ चाय, हाँ, पर ये स्टोरी बुक यानी नोवेल ज़रूर लेते आना। मुझे स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके सर। फिर थोड़ी देर में वो एक चाय, बिस्किट के पैकेट और एक नोवेल लेते हुए आई। मैंने कहा उस टेबल पर रख दो, थैंक यू। पर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है। मैं सोच ही रहा था, तब तक उसने पूछ ही लिया। सर, आप यहाँ घूमने आए हैं या किसी काम से? हाँ, घूमने ही समझ लो। क्यों? नहीं, बस आपको किसी ने बताया था क्या हमारे इस सिक्किम के बारे में? मैंने कहा
नहीं, आजकल बताने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ गूगल में मिल ही जाता है। पर मुझे कोई दोस्त ने बताया था सिक्किम के बारे में कि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ की कुछ ऐसी जगह जहाँ घूमने लायक हो, कोई अच्छी जगह? जरूर सर, क्यों नहीं। यहाँ कई सारे धार्मिक स्थल हैं, संग्रहालय है और राष्ट्रीय पार्क भी। दुनिया भर के सैलानियों के आने का कारण यही है। सिंगिक में आप कांचनजंगा का नज़ारा देख सकते हैं और रिवर राफ्टिंग के लिए आप चुंगतांग जा सकते हैं और बर्फ से ढकी घाटियाँ देखने के लिए आप युमथांग जा सकते हैं। अच्छा, आपकी चाय ठंडी हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। बाहर ठंड भी थी, कोहरा भी, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रात को करीब 8 बज गए। अचानक मुझे आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं ऊपरी मंजिल से खिड़की की पर्दे को हटाकर जब देखा तो एक आदमी दारू पीकर रास्ते में नशे की हालत में हिलते डुलते गुजर रहा था। तो उसे देखकर कुत्ते भी भौंक रहे थे। मैं वापस आकर सोफे पर बैठ गया और चाय की चुस्की लेते हुए किताब को उठाया और पन्ना पलटने लगे। नोवेल का नाम था आत्मा प्रेम का मार्ग, सिक्किम की प्रेम कहानी। नाम देखते ही मुझे लगा कि ये किताब बहुत ही ज़्यादा रोचक होगी। मैं कहानी पढ़ने लग गया। मुकेश, जो इस कहानी में सन 1960 से भारत देश की सीमाओं पर सड़क का जाल बिछाने वाले सबसे अग्रिम संस्था सीमा सड़क संगठन में एक अभियंता के रूप में सिक्किम में कार्यरत था, जो कि मुकेश नई भर्ती के बाद 60 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात उनका पहला तबादला था। सिक्किम में ज़्यादातर हर समय बारिश होती रहती है और उस दिन भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मुकेश ड्यूटी समाप्त होने के बाद रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे अपनी इकाई आवास पर लौटने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा था। सरिता, जो कि एक 18-19 साल की खूबसूरत लड़की जो कैजुअल में उस संस्था पर कार्यरत थी, उसी दौरान उस रास्ते से अपने घर की ओर गुजर रही थी। तभी सरिता की नज़र मुकेश पर पड़ी और वे उनके पास जाकर कहने लगी, सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? सर, आसमान में बादल छाया हुआ है, बारिश आने पर आप भीग जाओगे। आप हमारे घर चलेंगे? बस यहाँ से नज़दीकी है, गाड़ी आने पर आप वहाँ से चले जाना। अरे नहीं सरिता, रहने दो, गाड़ी आती ही होगी। वो कुछ लोग साइड पे काम करते हैं ना, उन्हीं को छोड़ने गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ साहब, मैं जानती हूँ, पर आपके पास छाता भी तो नहीं है। हमारा घर इसी रास्ते पर ही है, ड्राइवर को फोन करके बता दीजिएगा कि मंदिर के पास आके आपको फोन करे। मुकेश मन ही मन सोचने लगा, हाँ बात तो सही है, उसके घर जाने से ही ठीक है, क्योंकि बारिश आएगी तो भीगने से तो बच जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और फिर मुकेश सरिता के घर पहुंचता है। सरिता के घर सिक्किम के एक छोटे सी गांव चुंगतांग में था। सरिता घर के अंदर चली गई और मुकेश बाहर ही खड़ा था। और फिर सरिता ने मुकेश को बोला, आइए ना साहब, बैठे। सरिता के घर में एक मिट्टी का तेल का छोटा सा दिया जल रहा था। घर कोई पक्का मकान तो नहीं था, पर सजावट बहुत अच्छी थी। कमरे की एक दीवार पे लकड़ी की एक अलमारी में कांस यानी ब्रास और तांबे के कुछ बर्तन ऐसे सजा कर रखे हुए थे जैसे किसी बड़े शोरूम में रखा हो। तभी सरिता की माँ अंदर वाले कमरे से बाहर आई और सरिता अपनी माँ से बोली,
आमा ऊ साप न नयाँ नयाँ आएको थियो, त्यही कारणले पानी पर्न आँटेको थियो। उसको हातमा छाता पनि थिएन, त्यही कारणले मैले उसलाई हाम्रो घरमा लिएर आएको छु। यहाँ गाडी आउँछ उसको, त्यो गाडीमा चढेर गइहाल्छ ल। फिर मुकेश नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। सरिता, सांप के लिए कुर्सी लेके आओ। और हाँ, किसी के सामने ऐसे अपने भाषा में बात नहीं करते। उनको जो समझ में आए वो ही भाषा में बात करनी चाहिए। उनको भी तो समझ में आनी चाहिए, है ना? सरिता, सांप के लिए चाय बना के लेके आ जाओ। चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, चाय पियो जब तक गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी बस आने ही वाली होगी। ये कहकर सरिता की माँ अंदर वाले कमरे में चली जाती है और बाहर बारिश भी तेज होने लगती है। बस कुछ ही पल में ड्राइवर का फोन आता है। हेलो। हेलो, राम राम साहब। हाँ हाँ, राम राम। भाई पहुँच गए हो क्या आप? नहीं सर, मैं आ नहीं पाऊंगा। रास्ते में काफी बारिश के कारण काफी बारिश हो रही है, गाड़ी लाइन लगी हुई है सर, और रास्ते में स्लाइडिंग हो गई है सर। आना मुश्किल ही लग रहा है। आप वहाँ पे कुछ बंदोबस्त कर। ये सुनते ही मुकेश फोन कट कर देता है और चिंता में पड़ जाता है। चेहरे पर तनाव आ जाता है कि अभी जाए भी तो कहाँ जाए। रात भी करीब 8 बजने वाली है। तभी सरिता चाय लेके आती है। मुकेश आधा कप चाय पीने के पश्चात वो सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाता है। मुकेश के कपड़े भी हल्के हल्के भींगे हुए होते हैं। मुकेश की उम्र लगभग 24 से 25 साल की होगी। नौकरी मिलने के बाद यह उनका पहला सेवा स्थान था। तभी सरिता अचानक पूछ बैठती है, क्या हुआ साहब? ड्राइवर का फोन था, क्या बोला? गाड़ी कब आ रही है? बारिश तो और भी तेज होने लगी। हाँ सरिता, ड्राइवर का ही फ़ोन था। कह रहा था गाड़ी नहीं आ पाएगी क्योंकि रास्ते पे स्लाइडिंग हो गई है, जिस कारण रास्ता बंद हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब जाऊंगा कैसे? और सरिता कहती है, सर यहाँ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। मुकेश, फिर तो लगता है ये नौकरी मुझसे नहीं हो पाएगी। अब तो मुझे ठंड भी लग रही है। इतने में ही सरिता अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर मुकेश को दे देती है और कहती है, ये लो साहब, इसे ओढ़ लो और चिंता मत करो। बारिश थोड़ी सी कम होते ही मैं अपने चचेरे भाई से पूछती हूँ कि जाने का कुछ इंतज़ाम हो सकता है या नहीं। कोई छोटी गाड़ी अगर मिल जाती है तो आप जा सकेंगे। और सरिता की माँ अंदर वाले कमरे से आवाज़ देती है, क्या हुआ सरिता? सरिता कहती है, नहीं माँ, कुछ नहीं। और बारिश तो मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे मुकेश का चेहरा तनाव के कारण मायूस और दुखी होने लगा था। सरिता कहती है, चिंता मत कीजिए साहब, मैं देखती हूँ। भाई के घर पर जा रही हूँ और देखती हूँ आपके जाने का कोई साधन हो पाता है या नहीं। और तभी सरिता एक प्लास्टिक की थैली से अपने सिर ढककर घर से निकलती है। मुकेश सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहने लगता है, हे भगवान, अब क्या किया जाए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहता है। उसका भाई आएगा तो कुछ समाधान निकलेगा।
इतने में अंदर वाले कमरे से सरिता की माँ आती है और कहती है, अरे बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं, अब रास्ते पर थोड़ी ना हो, हमारे घर पर हो ना। हम गरीब है तो क्या हुआ, एक वक्त की रोटी तो खिला सकते हैं ना आपको। आपको सोने के लिए हमारे पास अच्छा बिस्तर तो नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, पर क्या हुआ, इधर ही सो जाना, चिंता करके क्या मिलेगा। वैसे आपके घर में कौन कौन है बेटा? मुकेश कहता है, मेरे घर पे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। सरिता की माँ पूछती है, पापा क्या करते हैं बेटा? मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। और आपका घर कहाँ पर है? माँ जी, मैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से हूँ। और तभी आधी भीगी हुई सरिता घर पर आती है। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए।